हेलो दोस्तों, चलिए फिर से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मानव का उद्विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य का उत्पत्ति कब और कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस बात का कोई सीधा और स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिससे हम यह निश्चयपूर्वक कर सके कि प्रथम मानव का विकास कब और कहाँ हुआ था। कोई सीधा और स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक, फिर भी प्रारंभिक मानव के विकास के लिए यानी प्रारंभिक मानव के विकास के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के अलग अलग साधन उपलब्ध हैं। दो प्रकार के भिन्न साधन उपलब्ध हैं। पहला, हम मानव की जो शरीर की रचना है अन्य प्राणियों की शरीर की रचना से तुलना करें। ठीक है, और उनके संबंधित अंशों का निर्धारण करें। अंशों का निर्धारण करें मतलब हाथ, पैर, आँख, कान, मुँह। हाँ, हम अन्य प्राणियों से मनुष्य की तुलना करें। ठीक है, तो देखेंगे कौन से जीव का मनुष्य से मिलता जुलता है। ठीक, इसे हम पता लगाने का प्रयास करें कि हमारे पूर्वज कौन है। दूसरा, जीवाश्मों का निरीक्षण करें। ठीक है, जीवाश्मों का निरीक्षण करें और उनकी आयु और विकास का निर्धारण करें। ठीक, जो विभिन्न प्रकार से खुदाई से प्राप्त अवशेष होते हैं उससे हम क्या करें, उनका निरीक्षण करें और उसके विकास और आयु का निर्धारण करेंगे। इसको हम कहेंगे जीवाश्म विज्ञान। ठीक, फिर आगे, पृथ्वी पर जीवों का किस प्रकार उद्भव हुआ या आविर्भाव हुआ और किस प्रकार उनका विकास हुआ, इसके विषय में हमेशा से ही बड़ा विवाद रहा है। ठीक है, यानी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिर भी नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, यह सिद्धांत दिया था। फिर 1859 में ही उन्होंने एक और अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रजातियों का उद्भव या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, प्रकाशित किया था, जो प्रजातियों की उत्पत्ति पर एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य है। यानी इसके पहले जो भी मत या विचार आए होंगे वह प्रमाणिक रूप से नहीं थे। ठीक है, यही सबसे पहला मौलिक वैज्ञानिक साहित्य था जिसका नाम था प्रजातियों का उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो था डार्विन का। ठीक, डार्विन का सिद्धांत जो था उसमें इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की डार्विन ने। ठीक है, और यह प्रस्तावित किया कि जो प्राकृतिक चयन का तंत्र है जिसके द्वारा नई प्रजातियां पहले से मौजूद प्रजातियों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ डार्विन ने बताया जो नई प्रजातियां वर्तमान समय में पाई जा रही हैं वह पुरानी प्रजातियों से ही रूपांतरण रूप है उसका। ठीक है, डार्विन द्वारा वर्णित अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी जो भी जीव प्राकृतिक वातावरण से जीने के लिए संघर्ष करेगा वही बचा रहेगा। और इन्होंने ये भी बताया वातावरण अनुकूलन यानी जो जीव वातावरण के साथ समायोजन कर लेगा वह अपने आप को बचाए रखेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया योग्यतम की उत्तरजीविता यानी जो अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ रहेगा वही लंबे समय तक इस पृथ्वी पर टिका रहेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे डायनासोर थे, तमाम जीव से वो विलुप्त हो गए क्योंकि वो प्रकृति के साथ समायोजन नहीं कर पाए। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो हर समय प्रकृति के साथ समायोजन कर रहा है और अपनी प्रजातियों को निरंतर आगे की तरफ ले जा रहा है। आज जैसे शब्दों के गढ़ने से प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुई। यानी डार्विन का जो सिद्धांत आया उससे प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। ठीक है, मानव की अन्य प्राणियों से अगर तुलना हम करते हैं तो यह ज्ञात होता है जो मानव है यह एक प्रकार का क्या है, प्राइमेट है यानी स्तनधारी है। वो भी कैसा स्तनधारी है, बड़ा मस्तिष्क वाला है। ठीक है, मुट्ठी बंद करने वाला हाथ है। ठीक है, फिर पंजों के स्थान पे नाखून है। अन्य जीव जंतुओं के जो भी स्तनधारी हैं वहाँ पे उनके पंजे पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग के क्या पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं। ठीक, आगे प्राइमेट का यानी स्तनधारियों का विकास देखा जाए तो आज से लगभग 6.5 लाख वर्ष पूर्व पैलियोसीन युग में हुआ था। यानी प्राइमेट मीन्स स्तनधारी। ठीक है, इसका उत्पत्ति कब हुआ था, आज से 6.5 लाख वर्ष पूर्व कब, पैलियोसीन युग में। ठीक, फिर प्राइमेट के अंतर्गत हम देख लेते क्या आते हैं, प्राइमेट के अंतर्गत समस्त स्तनधारी जीव। समस्त स्तनधारी के जीव का मतलब जिसके चार हाथ पैर, जिनके 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ठीक है, और साथ साथ शरीर पे बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। ठीक है, ये सब स्तनधारियों को कुछ प्रमुख लक्षण हैं।
प्राथमिक मानव आकार का जो जीव था, ठीक है, वह भी स्तनधारी ही था। जैसे लंगूर, लैमूर, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, कपिबानर आदि ये भी स्तनधारियों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जो मानव का विकास हुआ था वह कपिबानर भी क्या था, एक प्रकार का स्तनधारी ही था, उससे माना जाता है। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो सेनियोजोइक महाकल्प में, ठीक है, तृतीय कल्प के पैलियोसीन युग में हुआ था। यानी मानव की उत्पत्ति, महाकल्प कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, उस 5 महाकल्पों में जो सेनोजोइक महाकल्प है उसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। और युग भी बहुत ज़्यादा 18 हैं, उसमें जो पैलियोसीन युग है उसमें मनुष्य की उत्पत्ति पाई जाती है। जो कल्प हैं वो 4 हैं, वो उसमें तृतीय कल्प में पाई जाती है। ठीक, जो कपिबानर है उसको रामापिथेकस के नाम से भी जाना जाता है। जो कपिबानर है उसी को रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो रामापिथेकस था वह कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन के कारण रामापिथेकस क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भाग देखते हैं। जो पहला भाग था वही रामापिथेकस का, जो 2 भागों में बटा, तो रामापिथेकस जंगलों में रहता था, आगे आप लोग देखे ही हैं। तो कुछ बानर, ठीक है, जो कुछ कपि बानर थे यानी रामापिथेकस थे, वह जंगलों से मैदानी भागों में चले गए। ठीक है, जो क्या कहलाए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ठीक, लेकिन कुछ कपि बानर वह जंगलों में ही रह गए, उनको महाकपि कहा गया। ठीक, तो वर्तमान मानव का विकास, जो इस समय का मानव है, इसका विकास अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसका भाग था, कपि बानर, और कपि बायो को क्या कहा जाता था, रामापिथेकस। ठीक है, यानी अगर देखा जाए वर्तमान मानव का जो पूर्वज है, सॉरी आदि पूर्वज जो है, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाएगा। ठीक, फिर वर्तमान मानव का जो विकास क्रम है अगर देखा जाए प्राचीन से वर्तमान समय तक, वह निम्न चरणों में हुआ है। पहला, सबसे पहले जो आए थे मनुष्य, वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया उनको। ठीक है, उसके बाद होमो हैबिलिसिस, ठीक है, तीसरे होमो इरेक्टस, चौथे होमो सैपियंस। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर दूसरा नंबर पे होमो हैबिलिस, तीसरे होमो इरेक्टस, चौथे होमो सैपियंस। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक, पहला पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सबसे प्राचीन मानव है है, इसको हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था यह होमिनिड प्राइमेट का विलुप्त जीनस का है। होमिनिड मतलब मानव आकार के प्राइमेट्स का, ठीक है, विलुप्त जीनस है, जिसके भीतर 7 अलग अलग प्रजातियां पाई गई। ठीक, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस लंबे समय तक था ना, तो इसके विकास क्रम में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण 7 अलग अलग प्रजातियां इसमें पाई गई। ठीक, जो अफ्रीका में निवास करती थी, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस था कहाँ निवास करती थी, अफ्रीका में। अफ्रीका में इसकी खोज कौन किया था, रेमंड डार्ट 1924 में। ठीक है, वो भी कहाँ, अफ्रीका में, तवांग नामक स्थान पे। ये क्या थे, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मानव की प्रजाति हुई उसको कहा गया होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस। ठीक, होमो हैबिलिस क्या था, औजार बनाने में निपुण था, जिसको औजार बनाने वाले के नाम से जाना गया। ठीक है, इनके प्राचीनतम जीवाश्म 22 लाख वर्ष से 18 लाख वर्ष पूर्व तक पाए गए। ठीक है, कहाँ पाया गया, इथोपिया कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, फिर तंजानिया, ये भी अफ्रीका में, वहाँ इनके अवशेष पाए गए। इनका मस्तिष्क जो था थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा और इनका मस्तिष्क विकसित हो गया। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस से थोड़ा सा क्या थे, अधिक समझदार थे, अपने हाथों का ये दक्षतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि प्रारंभिक मानव वह थोड़ा सा क्या हो रहा था, 2 पैरों पे चल रहा था, लेकिन वह पूरी तरीके से अभी सीधा नहीं चल पा रहा था, लेकिन सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। होमो हैबिलिस भी पूरी तरीके से सीधा नहीं चल रहा था, फिर भी यह अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा था। ठीक है, जिसके कारण यह विभिन्न प्रकार के शिकार करना भी क्या किया, सीख लिया, औजार बनाना भी सीख लिया। प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे एडवर्ड मैकनल, ठीक है, बर्नस के अनुसार होमो हैबिलिस को स्पष्ट रूप से मानव जाति का मुखिया कहना उचित है, क्योंकि यह अब धीरे धीरे इसका विकास होना, मानव जाति का विकास होना और ज़्यादा बेहतर हो गया था। तीसरे नंबर की जो मानव जाति है या प्रजाति है, वो
उसको होमो इरेक्टस कहते हैं, होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस जो था वो सर्वप्रथम सीधा एकदम खड़ा होकर चलने वाला मानव था। सबसे पहले सीधा एकदम 2 पैरों पे एकदम सीधा खड़ा होकर चलने वाला अगर प्रजाति देखा जाए तो होमो इरेक्टस था। ठीक है, इसके जो जीवाश्म थे यह 18 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, अफ्रीका में भी ये भी पाए गए थे। ठीक है, और एशिया, सॉरी, अफ्रीका और एशिया दोनों में पाए गए थे। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक मानव था उसका उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, लेकिन वह जंगलों से मैदानी भागों में आया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, उसको 2 पैरों पे चलने की आदत हो गई। ठीक है, जो होमो इरेक्टस था वो अब सीधा चल रहा था, इसलिए यह अब ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकता था। क्यों करता था? क्योंकि वह भोजन के लिए, ठीक है, शिकार करना, फिर फलों से सॉरी वृक्षों से फल तोड़ना, ये सब क्रिया करने के कारण यह अपने मूल स्थान से गमन करने लगा। ठीक है, यानी अब यह अपने मूल स्थान से दूसरे जगह जाने लगा, जिसके कारण इसका जीवाश्म अफ्रीका के साथ साथ एशिया में भी पाए गए। ठीक है, अब एशिया में पाए गए। फिर आगे देखा जाए, होमो इरेक्टस पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर एशिया में भी पहुंच गया। यूरोप में भी इसके जीवाश्म पाए गए। ठीक है, होमो इरेक्टस के जो मस्तिष्क थे होमो हैबिलिस के तुलना में अधिक बड़े थे। ठीक है, इसके मस्तिष्क बड़े होते जाएंगे क्योंकि इनका विकास होता जाएगा, और अधिक समझदार भी होगा किसकी अपेक्षा? होमो हैबिलिस की अपेक्षा। ठीक है, और अब यह औजार तो होमो हैबिलिस भी बना रहा था, लेकिन अब यह और ज़्यादा विकसित औजार होमो इरेक्टस बनाने लगे। ठीक है, भाषा का भी विकास इन्होंने कर लिया। कौन किया? होमो इरेक्टस ने। ठीक, फिर आग की जानकारी भी प्राप्त कर ली होमो इरेक्टस ने ही। ठीक है, जब आग की इन्होंने क्या किया, प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ठीक है, आग के संबंध में हमें प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? केन्या के चेसोवांजा में मिले। ठीक है, निसंदेह होमो इरेक्टस जो था मानव विकास की कड़ी में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, आग की खोज भी कर दी, भाषा का भी मतलब इन्होंने अब एक भाषा का भी निर्माण कर दिया। ठीक, फिर अगर देखा जाए होमो इरेक्टस जो मानव वर्ग था इसके अलग अलग, ठीक, रूप पाए गए। जैसे जावा मानव, यह होमो इरेक्टस के अंतर्गत ही आता है। पेकिंग मानव, फिर हाइडल वर्ग, ठीक है, अटलांटिक मानव। जो जावा मानव था यह इंडोनेशिया में पाया गया, इसके अवशेष। पेकिंग मानव चीन में पाया गया, इसके अवशेष। हाइडन हाइडल वर्ग जो था यह जर्मनी में पाया गया। ठीक, अटलांटिक मानव तो वही अटलांटिक महासागर के आसपास पाया गया। अब हम चौथा देखते हैं, होमो सैपियंस, जो आधुनिक मानव कहा जाता है। ठीक, तो प्लीस्टोसीन युग आया था, उसके उत्तर काल में, यानी जब प्लीस्टोसीन युग बीत रहा था, ठीक, वास्तविक विकास होमो हैबिलिस का हुआ था प्लीस्टोसीन युग के उत्तर काल में। ठीक, विश्व के कई स्थानों पे 1 से 2 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए मानव की इस आधुनिक जातियों को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख रूप हैं, पहला है निएंडरस्थल मानव, जो जर्मनी के निएंडर घाटी में पाया गया। ठीक है, इसका शरीर सुडौल, लंबाई 160 सेंटीमीटर, दिमाग और ज़्यादा बड़ा, ये सब इसके विशेषता पाई गई। दूसरा होमो सैपियंस के अंतर्गत ही क्रोमैग्नन मानव था। ठीक है, क्रोमैग्नन मानव जो था निएंडर मानव के विलुप्त हो जाने, निएंडरस्थल मानव के विलुप्त हो जाने के बाद इस मानव का उद्भव हुआ था। इसके जीवाश्म मैक ग्रीगर नाम के वैज्ञानिक खोजे थे। ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस के क्रोमैग्नान नामक स्थान से खोजे थे। ठीक, यह वर्तमान जो इस समय मानव है उसके सर्वाधिक निकट है। ठीक है, इसलिए क्रोमैग्नान मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव का आदि पूर्वज किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक है, फिर आधुनिक मानव के वर्तमान पूर्वज को अगर देखा जाए तो क्रोमैग्नान मानव को कहा जाता है। ठीक, अब आधुनिक जो मानव है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो आधुनिक मानव है, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव, ठीक है, या वर्तमान मानव का विकास क्रोमैग्नान मानव से हुआ है। क्रोमैग्नान मानव किससे संबंधित है? होमो सैपियंस से। ठीक है, तो आधुनिक मानव का विकास क्रोमैग्नान मानव से हुआ है। इसका विकास लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से लेके अब तक, यानी होलोसीन युग से लेके अब तक माना जाता है। ठीक है,
एशिया में कैस्पियन सागर के समीपवर्ती इस मानव का उद्भव हुआ था। यह मानव पूरी तरह क्या हुआ, खड़ा होकर चल रहा है। इसकी जो टांगें हैं भुजा से लंबी हैं, मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित और जटिल है, जिसके कारण यह जैव विकास का सर्वोत्तम स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया। यानी पूरे जैव विकास में, यानी समस्त जीव जंतु वनस्पति में सर्वश्रेष्ठ यह मानव हो गया है। ठीक है, वर्तमान जो मानव है यह होमो सैपियंस का उपजाति है। ठीक है, वर्तमान काल के जो सभी जीवित मानव हैं इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे जो वर्तमान मानव है इसको अलग अलग प्रजातियों के रूप में जाना जाता है, जैसे निग्रेटिव, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड, अल्पाइन। ठीक, उसके बाद लास्ट में होता है मंगोलाइड। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ है।